इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई समय के साथ साथ खेती बाड़ी पे जो बातचीत कर दे रहे हैं, पर भाई आज हमने एक बातचीत भी करी है कि भाई जो खेती के में कौन कौन से आप विविधीकरण लेके आओ हो, उस विषय ने लेकर है कि भाई फसल विविधीकरण। और विशेषज्ञ आज हमारे साथ रहे हैं प्रगतिशील किसान सोमनाथ कालिया जी, जो रावर करनाल से हैं। उनसे बातचीत की है महेंद्र मोहन शर्मा ने। तो आओ सुनते हैं पहले ये बातचीत फसल विविधीकरण पर। किसान भाई राम राम। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रगतिशील किसान से। ये हैं सोमनाथ कालिया जी, जो कि गांव रावर, जिला करनाल के रहने वाले हैं। कालिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सोमनाथ कालिया जी एक बड़े अच्छे जिम्मेदार हैं और ये विविध तरह की खेती करते हैं। पहले अगर हम बात करें इनकी, जो ऐसे गेहूं और धान की ये खेती करते थे, साथ साथ गन्ना भी लगाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा बदला है पैटर्न और फसल विविधीकरण की तरफ आए हैं। और उसमें इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया और कैसे किया। तो कालिया जी, पहले ये बताइए कि आप के पास कितनी ज़मीन है और क्या क्या उसमें आप लगाते रहे हैं। सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। और दूसरी बात, सबसे पहले सब किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम जी। कितनी ज़मीन है अपने पास, क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी फसलें? मेरी जो अपनी खुद की खेती है वो तो 30 एकड़ है, लेकिन मैं कुछ साथ ठेके में लेके तो वो भी करता हूँ। लगभग 50 एकड़ की खेती करता हूँ मैं। 50 एकड़ की खेती करते हो, तो कौन कौन सी फसल लगाते हो? फसल में गन्ना भी है, जीरी है, मक्की है, लेकिन मैं गेहूँ की तरफ से मेरा मन काफ़ी पीछे हट चुका है। गेहूँ बहुत कम लगाता हूँ मैं। कारण? बस थोड़ा फसल चक्कर के बनाने के चक्कर में। अच्छा। ये ट्रेडिशनल जो हमारी जीरी और गेहूं चल रही थी, इसको थोड़ा बदलने के चक्कर में एक खेतों की हर साल परिवर्तन करना, इस बार कुछ और लगाना, अगली बार कुछ और होना, फसल चक्कर सबसे जरूरी है। विविधीकरण होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बात आपने सही करी। तो जिन खेतों में आपने जैसे ये किया कि जैसे इस बार गेहूं लगाई, उसमें अगली बार गेहूं नहीं लगानी, कुछ और फसल बदल के लगानी, उसमें अदल बदल के फसल लगानी। उसमें जैसे आलू लगा लिए उस टाइम में, तो आलू के बाद मक्की लगा ली। फिर बीच में कुछ खेतों में, जैसे मैंने पिछले 2 साल से मैं अब सब्जी की तरफ भी थोड़ा ध्यान किया मैंने जी। तो मैं तरबूज, खीरा, करेला, उस साइड भी थोड़ा ध्यान कर रहा हूँ। तो क्या क्या लगाए आपने, कैसे कैसे लगाए? खरबूजे कैसे लगाए, तरबूज कैसे लगाए, और इन्हीं की बात करेंगे पहले अब। और करेले में किस तरह से आपने काम किया? तो काम ऐसे किया, पहले तो 1 महीना पहले पौध की तैयारी होती है। ये लगभग मैंने 5-6 फरवरी को तरबूज लगा दिया था। अच्छा। 1 महीना पहले उसकी पौध की तैयारी की। पौध अपनी बोई थी कि ली थी? नहीं, नर्सरी से तैयार करवाई। नर्सरी तैयार कराई, खुद बीज अपना देखे। कौन सी वैरायटी लगाई थी? वो लगाई थी शिब्बा। हाँ जी जी। तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। बड़े मीठे हाइब्रिड था वो। तो उसके बाद फिर मैंने खीरा भी लगाया, तो मेरे को मजा आया। तो हो सकता है आगे और भी बढ़ाऊंगा इसको मैं। अच्छा। हाँ जी। तो खेती में जो सब्जी की तरफ जब आप आए, जैसे आपने तरबूज लगाया, खीरा लगाया, तो इसमें क्योंकि सब्जी के अंदर तो बिल्कुल साथ ही खेत में रहना पड़ता है। बिल्कुल। यूँ नहीं है कि गेहूं बोती उसके बाद चलो टाइम मिल गया, थोड़ा सा हफ्ते का फिर भी मिल गया, उसके बाद महीने का मिल गया। सब्जी में तो टाइम और मेहनत दूसरे कामों से ज्यादा है, लेकिन पैसा बहुत है। हाँ, पैसा अच्छा मिलता है, दूसरों से पैसा अच्छा मिलता है। तो कितना के इनकम हुई आपके यहाँ खीरे की? खीरे में मेरे को लगभग 1.25 लाख के करीब 1 किले से हो गया। खर्चा निकाल के हुआ था। अच्छा, खर्चा निकाल के 1.25 लाख रुपए बच गया आपको? मतलब प्रॉफिट हुआ मेरे को वो जी। मतलब लगभग 2 लाख के आसपास आपका। हाँ जी, बढ़ गया। हाँ जी। और तरबूज तो 1.5 लाख से भी ऊपर चला गया मेरा। 1.5 लाख से ऊपर चला गया खर्चा निकाल के।
बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो क्योंकि इस वही हमारा जो है मकसद यही है, जो किसान भाई है जो विविधीकरण की तरफ आए और इन चीज़ों को अपनाएं। ये बताइए कि क्या दिक्कतें आपको आई इसमें, खीरे में क्या दिक्कत आई और इसके अंदर क्या दिक्कत आई तरबूज में? इसमें हमारी यहाँ जो मंडी है ना, वो मंडी बहुत छोटी है। अच्छा। करनाल की मंडी बहुत छोटी है, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है उसको सेल करने में। अच्छा। लेकिन थोड़ा फिर उसके लिए फिर बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर भी थोड़ा ध्यान मारना, मार्केटिंग की तरफ से ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। अच्छा जी। तो उसके लिए फिर कुछ सामान दिल्ली भी भेजा मैंने, तो वहाँ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आया मेरे को। अच्छा जी। और खीरे की तो लोकल मंडी में खीरे काफी डिमांड बहुत काफ़ी है। डिमांड है, खीरे की काफ़ी डिमांड है। खीरा वो चाइनीज लगाते हैं या देसी खीरा था? नहीं, चाइनीज खीरा। ताइवान वाला जो है, हाँ जी, हाँ जी, ताइवान का जो बीज है, चाइनीज खीरा बोलते हैं हाँ जी, नॉर्मली, हाँ तो हरे रंग का जो हाँ जी, होता है, हाँ जी, छोटे हाँ जी, साइज का। बिल्कुल। इसमें क्या ध्यान रखते हो आप खीरे में? इसमें फंगस का और एक छोटी कीड़ी आती है इसमें, जो इसका पत्ते को खाती है। अच्छा। उसके लिए स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। फंगस का काफ़ी जोर रहता है इसमें। फंगस के लक्षण तो वही आते हैं, पहले पत्ती पे पत्ते पहले पत्ते ब्राउन होने ब्राउन हो जाएंगे, जाएंगे, फिर वो सूखने शुरू हो हाँ, जाएंगे, फिर येलो होने शुरू होंगे, फिर सूखेंगे, फिर वो सूखने हाँ शुरू हो जी। जाएंगे। लेकिन वो जब वो उसके ऊपर दाग आता है तभी पता चल जाए, तो समझो कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, और नहीं तो फिर वो जो है पूरी जो है टहनी सूख जाती है, हाँ, फिर पूरी की पूरी बेल उसमें खराब हो फल नहीं जाएगी। आएगा फिर। यही चीज टमाटर में है, हाँ जी, यही यही बैंगन में है यही बैंगन में है, यही तरबूज में है जी। तो इसके लिए क्या करा आपने? उसके लिए दवाइयाँ हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। कौन सी दवाई गिरी थी आपने? फंगीसाइड, अमीस्टार। एबिस्टार। हाँ जी। कोई भी इसमें तो कोई भी फंजीसाइड कोई आप भी प्रयोग फंजीसाइड, करो, बिल्कुल। M45 है, हाँ, डाइथेन M45 है, या दूसरे वो भी आप प्रयोग करेंगे तो हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कालिया जी, ये बताइए कि सब्जी के अंदर और आम खेती के अंदर जो किसान करते हैं, क्या फर्क आपको लगा? आपने दोनों करे? दोनों करे, उससे सबसे बड़ा फायदा तो पानी का है। ये सारा सिस्टम या तो ड्रिप सिस्टम है या फिर बेड पे सिस्टम है। अच्छा। वो पानी की लागत बहुत कम होती है उसमें। जैसे हम फ्लड में लगाते हैं, मतलब खुला लगाते हैं, उसमें पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। ठीक। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब हम फसल चक्कर करते हैं ना, तो उसमें आधे खरपतवार तो हमारे वैसे ही खत्म हो जाते हैं बिना मौसम के। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि एक जमीन की तासीर बदल जाती है। बिल्कुल। क्योंकि उसकी जड़ों की गहराई कुछ होती है, इसकी कुछ और हाँ होती जी, है। हाँ जी। फिर ये बेड पे आप लगा रहे हो या नालियों में लगा रहे हो, सीधी बो रहे हो, हाँ जी। उसका बड़ा फर्क बहुत पड़ता फर्क है इसका। है। खाद को कैसे मैनेज किया? खाद जब बिजाई करते हैं तभी डालते हैं, फिर बाद में फिर दे देते हैं हल्का, कुछ स्प्रे में दे दिया, कुछ नीचे पानी में भी दे देते हैं हल्का फुल्का। अच्छा सोमराज जी, ये खेती के अंदर ना, खास तौर पे सब्जियों की बात हम करें, सब्जी वाली फसलों के अंदर एक जो है कहते हैं भी सब्जी, अगर जहर अगर किसी ने कहते हैं ना भी सबसे ज़्यादा सब्जियों में मिलता है, बिल्कुल। स्प्रे करके लाते हैं और अगले दिन मंडी में सवेरे पहुंच जाती है, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, उसमें सब सब्जियों में नहीं, वो कुछ सब्जियां हैं, जैसे भिंडी होगी या बैंगन हो गया, इनको तोड़ाई हर रोज होनी है इनकी। तो हर रोज होनी है, तो मान लो आज स्प्रे किया, कल तोड़ के मंडी में चला गया। लेकिन ये जो दूसरी फसलें हैं, इनमें इतना नहीं होता जी, इनमें बहुत कम है, उन दोनों से बहुत कम है। ग्रोथ रेगुलेटर भी आप प्रयोग किया आपने? कराया कोई? करते हैं, वो भी करते हैं। अच्छा, कौन सा कराया था? नाम ध्यान नहीं है। ग्रोथ रेगुलेटर करते हैं। हाँ, इसमें नॉर्मली जो है NNA या जो है या फिर AGNO3 दो रिकमेंडेड है। वो इसमें कोई दो राय नहीं वही है, होते हैं। वो रिकमेंडेड करे हुए हैं गवर्नमेंट, मतलब हमारे कृषि विभाग द्वारा वैज्ञानिकों ने ही उनकी सिफारिश की हुई है। वही उनकी अवस्था है कि 2 पत्ती पे करने, 4 पत्ती पे करने, या फूल आने से पहले करने, वो उसकी है। वो हम करते हैं, हर एक फसल में करते हैं, खास तौर पे हॉर्टिकल्चर वाली फसलों में। अगर हम बात करें तो आम में भी करते हैं। आम का जब बोर आता है उस टाइम अगर यूरिया का 2% का स्प्रे कर दो तो आपकी आम एक तो गिरेगा नहीं आम भी, दूसरा जो है आम का बहुत बढ़िया बोर आएगा और उसका जो उसकी वैल्यू है वो बहुत बढ़िया बनेगी, खूबसूरत, आपका क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट भी बढ़िया बनेगा और ख़राब नहीं जल्दी होगा। ये ग्रोथ रेगुलेटर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इसकी अवस्था का और मात्रा का ध्यान रखना है, कितनी मात्रा में आपने डालना है और कब डालना है, बस इतना सा इसका वो है। बाकी तो बहुत कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो ये तो रही खीरे की बात आपने बताई, और आपने बताया इसके बारे में जो है तरबूज के बारे में बताया। और हॉर्टिकल्चर वाली फसलों में और कौन सी लगाई आपने? और खीरा लगाया मैंने, उसके बाद फिर मैंने करेला लगाया। करेला लगाया? हाँ जी। अच्छा, तो वो अभी शुरू हुआ नहीं अभी करेला तो अभी चलेगा। करेला तो लंबा चलता है। जी। अच्छा, तो बागवानी वाली फसलों में फल वाले भी पौधे लगाए, कुछ बाग बुग लगाया कोई? नहीं, बाग अभी नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ। हाँ। उसमें कुछ ना कुछ 1-2 एकड़ में करूँगा जरूर, चाहे उसकी बाउंड्री पे करूँ मैं तो। अच्छा। उसमें अमरूद और नींबू का, हाँ जी, वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जी, नींबू का तो हर बढ़िया, अगर 12 नींबू का आप करते हो तो उसमें बहुत ज़रूरी है, वो उसमें भी अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ख़ास तौर पे अमरूद की बात करें या
नींबू की बात करें तो उसमें 3 साल तक तो आप वैसे फसल ले सकते हो हाँ कोई जी, हाँ भी, जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप वैसे बाग लगाते हो हाँ, तो बाग लगाते हैं, बीच में फसल हो सकती है उसमें। इंटरक्रॉपिंग हाँ फसलें जी, हो जाती हैं, हाँ उसमें जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हर साल होती हैं। अब बात करेंगे जैसे आप किसान हो, अब जो समय आना है वो है, जो अगर हम बात करें खरीफ का, खरीफ में जीरी हमारे यहाँ लगती है, हाँ बिल्कुल, टाइम आ गया कौन कौन सी उसका। लगाते हो? PR 14 और 1509, ये 2 वैरायटी 1509 लगाता हूँ मैं। जी। तो उसकी भी पौध लगभग तैयार है। 15 के बाद, 15 तारीख के बाद शुरू कर दूंगा वो भी। 15 के बाद आप शुरू हाँ कर जी। दोगे उसको। अच्छा जी, तो इसमें क्या ध्यान रखते हो आप? उसमें सबसे पहले तो देखो, पौध तैयार करने का सबसे जरूरी काम है। पौध बिजाई करो, साथ में खरपतवार वाली दवाई डालो उसमें। तो 1509 में एक बीमारी आती है जिसको हम झंडा बोलते हैं, झंडा रोग। उसके लिए फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करके फिर अगर आप पौध बीज का डालनी उपचार चाहिए। करो तो फिर दिक्कत नहीं आती दिक्कत नहीं आती। नहीं। और जैसे एक अब PR 14 या दूसरी वैरायटी जो आई है, उसमें एक नई बीमारी आई है, फीजी बीमारी जिसको बोना रोग भी बोलते हैं। पिछली बार बड़ा नुकसान हुआ इससे। काफ़ी नुकसान हुआ था जी। अभी पूरा उसका ट्रीटमेंट तो नहीं है खिलाफ, लेकिन उसके कुछ रोकथाम हुई है। तो उसके लिए जो हम पौध तैयार करते हैं, उसमें एक मक्खी आती है, सफ़ेद मक्खी। उसके लिए वो उसके ऊपर अपना लार्वा छोड़ती है और उसके बाद उसमें वायरस पैदा होता है। अगर आप पहले स्प्रे कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आती। यदि पौध में हम उसके कोई भी फंगीसाइड उसमें 2 बार स्प्रे कर दें तो उसमें कंट्रोल हो जाता है। खास तौर पे अमीडा जो हमारा दवाई है अमीडा के इंसेक्टिसाइड जो है वो हाँ जी, डालेंगे तो उससे काफ़ी कंट्रोल हो होगा। जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, लेकिन करना पौधे में पड़ेगा। पौध में बिल्कुल। उसके बाद तो फिर वो काबू नहीं आएगी। नहीं, फिर जो लार्वा जो वायरस पैदा हो गया, फिर उसका कंट्रोल नहीं है। फिर कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक बात पौध कही। में 2 बार कम से कम करना पड़ेगा वो। कालिया जी, सबसे बड़ी बात आती है धान के अंदर, सरकारी बहुत चिंतित है और बाकी लोग भी बहुत, कृषि विभाग भी बड़ा चिंतित है पराली की समस्या के लिए क्या आप करना चाहोगे और आप कैसे करते हो? क्योंकि आप पराली में आग नहीं लगाते। पराली में आग नहीं लगाते, लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधा दे दी है। वो जो गट्ठे वाला चल रहा है सिस्टम, वो बहुत अच्छा सिस्टम है। बिल्कुल बना के ले जाते हैं वो। और गवर्नमेंट भी पूरी, कृषि विभाग हमारा पूरी मदद करता है उसमें। जो हम पहले कृषि विभाग को बोलते हैं भी हमारी इस तारीख को जीरी कट जाएगी, तो हमें वो गट्ठे वाला रोलर वाला चाहिए, तो कृषि विभाग हमारे को उपलब्ध करवाता है वो। तो आमतौर पे देखा जाता है कि फानों में आग लगाते हैं कि पराली की, नहीं, उसके बाद तो उसके बारे में क्या कहोगे? उसमें दोनों ही नुकसान है। ज़मीन भी ख़राब होती है, मौसम भी ख़राब होता है, हमारा वातावरण बहुत ख़राब होता है। तो वो उससे तो बचना ही चाहिए जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे किसानों को आप? कि किसानों किस तरह से, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जब फसल आती है और उस टाइम जो पराली खेत में होती है और साथ ही साथ दूसरी फसल बोने का भी टाइम आ जाता है, समय कम होता है, तो उसको मैनेज नहीं, करना। समय 1-2 दिन में खुद देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1-2 दिन में फसल 1-2 दिन आगे पीछे बिजाई हो सकती है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1-2 दिन इंतजार करो, बेलर वाले आते हैं, बना के ले जाते हैं, बड़ा अच्छा काम है वो। कृषि विभाग पूरा साथ देता है उसमें। तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग? एक बार पहले अपना उनको लिखवाते हैं। हाँ, बेलर वाले को पहले संपर्क करना पड़ता है, उसको लिखाते हैं। यदि बेलर वाला ना उपलब्ध हो तो कृषि, अपने जो नज़दीकी कृषि विभाग है, वहाँ जाके अपने ADO साहब को बताओ, तो वो भी सुविधा देते हैं। अच्छा, वो भी मतलब उस चीज़ का अरेंजमेंट करवा देते हैं कि आपने इसको इस तरह से करना है जी। तो कालिया जी, ये तो पराली की बात हुई। अब एक और देखा जाता है कि गेहूं के फाने काटने के बाद रिपर से तूड़ी बना ली, उसके बाद भी जोड़े बचाते हैं डोड़ों, फिर उसमें आग लगाते हैं। ये समस्या क्या समाधान है? वो तो जानबूझ के लगाते हैं, उसकी जरूरत है नहीं। लेकिन वो तो जब हम अपने खेती बाई करते हैं, उसी में दब जाता है वो। और हमारे गेहूं के और जीरे के बीच में बहुत टाइम है, तो वो सब गल जाता है उसमें, और उसमें बल्कि खेत की ताकत बनती है उससे जी। यदि हम उसको खेत में ही गलाएं ना, तो उसकी बहुत ताकत बनती है। तो आप हरी खाद का प्रयोग भी करते हो? हरी खाद का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैंने ढांचा बिजाई किया हुआ है लगभग 5-6 एकड़ में, इतने ही मेरे पास खाली थे, उसमें लगाया हुआ है। अच्छा, तो अब उसकी बाई कर देंगे, हो जाएगा वो। उसके बाद फिर आप अगले बार फिर दूसरे खेतों में बदलाई कर लोगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रोसेस बहुत अच्छा है। कालिया जी, पशुओं के ऊपर आते हैं, कितने तरह के पशु आपके पास, कितनी तरह की गायें हैं, कितने तरह की भैंसें हैं, कौन कौन से पशु हैं? मेरे पास कुछ साहीवाल है, कुछ अमेरिकन नस्ल भी है। अच्छा, कुछ भैंसे भी हैं। लगभग 20 के करीब टोटल है मेरे पास पशु जो है। पशु है। तो कितना दूध हो जाता है रोज का? रोज का लगभग 2 कुंटल के करीब। 2 कुंटल एक? हाँ जी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में देते हैं कि वैसे सोसाइटी में देते हैं? सोसाइटी में हाँ देते हैं। जी। क्या रेट फैट के हिसाब से लगता है? फैट के हिसाब से। आजकल पशु रखना बड़ा मुश्किल हो गया है, किसान भी छोड़ के रखना, क्या कहोगे आप? यही कहूँगा कि देखो, उसमें मेहनत बहुत है, टाइम बहुत देना पड़ता है उसमें, और हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है।
और लेकिन दूध के रेट उतने नहीं है जितनी जितनी उसमें लागत है जी। इसलिए सब छोड़ रहे हैं इसको। मतलब दूध तो सबको चाहिए पर पशु को ना रखे, यही चीज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये देखने में आया कि आप देखो जी, गांव में भी जो हमारे किसान भाई हैं, पहले चाहे कोई खेती करता था नहीं करता था, हर के पास कोई ना कोई पशु होता था, लेकिन अब जो है जो जिम्मेदार भी छोड़ के रखना। अब यही हिसाब लगा लो, हम 4 भाई हैं और हमारी जो संयुक्त परिवार है हमारा, हाँ हाँ तो लगभग हमारे घर में 27-28 मेंबर हैं टोटल जी। तो 27-28 मेंबर में पशु तो 20 ही हैं। बिल्कुल, एक भी नहीं आता इससे लेकिन फिर भी परिवार का काम भी चलता है और आप बेचते भी हैं। बहुत अच्छी बात है, यही सोच हमें रखनी चाहिए खेती में, खास तौर पे किसानों के पास तो क्योंकि चारा भी उपलब्ध है और मान लो और हर चीज उपलब्ध है, तो वो उतना महंगा नहीं पड़ता जितना कि आम उसको पड़ता है, लेकिन थोड़ी देखभाल की जरूरत है। अगर आप अच्छी ब्रीड की, अच्छे नस्ल के पशु रखोगे, पशु रखने हैं तो अच्छी नस्ल के रखो। हाँ बिल्कुल, उनकी अच्छी तरह से वैज्ञानिक तौर पे उनकी देखभाल करे सही समय पे, तो बढ़िया सिस्टम चलता है। कोई ऐसी बात नहीं है उसमें, कोई नुकसान वाला काम नहीं है वो। लेकिन जो हमारे कम दूध देने वाले पशु है ना, वो नहीं, अच्छी नस्ल की, मुर्रा नस्ल की भैंसें रखो, अच्छी रखो, नीली रावी की रखो, अमेरिकन रखो, शाही देसी में साहीवाल रखो, गिर रखो, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बढ़िया रिजल्ट आएंगे और बढ़िया जो है अच्छे तरीके से दूध का उत्पादन भी होगा और उसका लाभ भी मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे किसान भाइयों को चलते चलते? किसान भाइयों, सबसे पहले सिर्फ एक ही बात सबसे मेन कहूँगा कि अपना फसल चक्र जरूर बनाएं जी। फसल चक्र में ही सारे राज छुपे हुए हैं। फसल चक्र बनाएं और फसल का विविधीकरण तो अपने आप ही हो जाए। जब फसल अदल बदल होगी तो विविधीकरण अपने आप आ जाएगा और जो है किसान को लाभ भी मिलेगा, जमीन भी हमारी ठीक होगी, खेती भी हमारी सही होगी जी। सोमनाथ कालिया जी, आज आप हमारे स्टूडियो में बड़े विस्तार से आपने बताया कि आपने किस तरह से जो है अपने रवायती जो खेती का हमारा तरीका था, गेहूं धान का फसल चक्र को तोड़ के आपने फसल चक्र अपनाया और फसल विविधीकरण पे आए, अपनी जो जमीन की ताकत को भी बढ़ा रहे हैं और पर्यावरण को भी ठीक रख रहे हैं, और जो खेती है और किसानों के लिए भी आप एक मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं। तो कालिया जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सब किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसान भाई सुने थे बातचीत फसल विविधीकरण पे, और भाई अब चर्चा करेंगे कृषि मशीनीकरण योजना पे। किसान भाइयों के लिए सरकार ने जो है ना बहुत बढ़िया एक योजना चला रखी है, कृषि मशीनीकरण योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई जो छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको जो है ना भाई सस्ती दर पर आधुनिक कृषि यंत्र, जिस तरह के ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, सीड ड्रिल है, ये जो मशीनें हैं इनको उपलब्ध करवाना है, जिससे जो है ना किसान भाइयों का जो खेती का काम है वो आसान हो सके और भाई ज़्यादा फायदा हो सके। योजना तो भाई मुख्य जो है ना इसके लाभ भी हैं, क्योंकि भाई इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की जो लागत के ऊपर 40% तक लेकर 80% तक की भारी सब्सिडी प्रदान करी जाए है। सामान्य किसान मशीन की लागत पर भाई 40% तक की जो है ना सब्सिडी ले सके हैं, और लघु और जो सीमांत किसान हैं या भाई SC ST और महिला किसान हैं मशीन की जो है ना लागत पर 50% तक की सब्सिडी ले सके हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर, यदि आप भाई गांव, युवा या किसान समूह मिलकर कृषि मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करते हैं तो भाई 40% तक लेकर 80% तक का अनुदान आपको मिलेगा। और भाई ईब कर लें थोड़ी ही चर्चा मौसम के ऊपर, क्योंकि भाई मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है। भाई आज का अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो वो रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और कल में भाई तकरीबन इसी डाल का मौसम रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि भाई अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल हमारा जो कार्यक्रम रहेगा उसमें हम जो है ना बात करेंगे आज की नसीहत में हरी खाद के महत्व पर, और साथ साथ में जानकारी देंगे भाइयों ने दुधारू पशुओं का लू से बचाव पर। और भाई ईब करावेंगे भाइयों का मनोरंजन। तो सुन ले पहले ये लोकगीत। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए, वो धर्म का खाता करके, और रैयत बन के शर्माऊं सू मैं बाप का नाता करके। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए, धर्म का खाता करके, रैयत बन के शर्माऊं सू बाप का नाता करके।
और खलक के रचने वाला ईश्वर वो सबका खालिक होश है। उससे नीचे पर जाके ऊपर राज का पालक होश है। राजा ने अख्तियार हुक्म का जो जिसके मुतालिक होश है। फिर राज के कुल से न्यारी प्रजा वो सबका मालिक होश है। राज के कुल से न्यारी प्रजा सबका मालिक होश है। जस कमल की जड़ पानी में फल से और ऊपर पाता करके रैयत बने के शर्माऊं सू बाप का नाता करके। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके रैयत बने के शर्माऊं सू बाप का नाता करके। जती मोरी और सती मोरनी ये चाली बुलबुल होश है। जत्रिया भी इस ढंग चले तना दुनिया में जुल होश है। और सबसे बड़ी तपस्या करके राजों का कुल होश है। राजा के लेखे सारी प्रजा बेटी के तुलोस है। राजा के लेखे सारी प्रजा बेटी के तुलोस है। फिर राजा पिता समझना चाहिए रानी माता करके रैयत बन के शर्माऊं सू बाप का नाता करके। राम बराबर समझना चाहिए राजकरणिया जो से। मसील स्त्री भगत कृष्ण की नहीं जगर में दोष है। और राज धर्म का दंड देने ने चोर जार की टोस है। प्रजा के लेके राज करनिया बाप बराबर होश है। प्रजा के लेके राज करनिया बाप बराबर होश है। अक्षत्री छाया करे जगत की धर्म का छता करके रैयत बन के शर्माऊं सू बाप का नाता करके। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके रैयत बन के शर्माऊं सू बाप का नाता करके। अट्ठाईस नरक व्यास नवर ने शरद शरद मिला के कह लक्ष्मी चंद सतगुरु की आज्ञा ले चल गात बचा के। गैर पुरुष और गैर स्त्री देखो इश्क कुमा के वाहे तस्वीर मिले। और भाई है ना, ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे उम्मीद हसन। और भाई नई फसल नई उमंग में बात करेंगे हरे चारे के लिए ज्वार की बिजाई पे। भाई ज्वार की जो फसल है ये खरीफ की सबसे बढ़िया चारा देने वाली फसल है। और ये सारी तरह की जो मिट्टी है उसमें भाई हम इसको ले सका है। कई बार देखा है कि जब गर्मी का मौसम आवे तो भाई चारे की थोड़ी सी कमी हो जाए और उन दिनों में जो है ना हरे चारे के लिए यानी कि भाई मई और जून में या अक्टूबर नवंबर में ज्वार जो है ना हरे चारे के रूप में हमने चारा दे सका है। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं उनका जिक्र करें तो भाई सबसे बढ़िया है SSG 59-3। यो किस्म भाई हरियाणा के जो सिंचाई वाले इलाके हैं उनके लिए सिफारिश करी गई है। यो मिट्टी और अच्छे गुणों वाली किस्म है
और हरा चारा लंबे अरसे तक मिलता रहा है। खास करके जब दूसरे चारे की कमी हो जाए तो इस किस्म से जो है ना भाई मई से लेकर नवंबर तक 3 से 5 कटाइयाँ हरे चारे की लगभग 300 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार इनसे मिल सका है। एक किस्म हो रहा है बड़ी है HC 136। यो भी भाई हरियाणा के जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं उनके लिए सिफारिश करी गई है। यह 2 कटाई वाली है, लंबी, मीठी, रसदार और मध्यम आकार के तने वाली किस्म है। इसके पत्ते काफी लंबे चौड़े हुए हैं और जो पकने तक जो है ना हरे रहे हैं। हरे चारे की औसत पैदावार का जिक्र करें तो भाई 200 से लेकर 220 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल जाए और दाने की 4-5 क्विंटल प्रति एकड़ उपज हुआ है। इसमें इसका दाना सफ़ेद और मोटा हुआ है। तो इनके जो जमीन है अगर आप तैयारी करेंगे तो ज्वार की खेती वैसे तो भाई सारी तरह की ज़मीन में करी जा सका है, पर अच्छे जल निकासी वाली जो भारी दोमट मिट्टी है वो बहुत बढ़िया रहा है इसके लिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए भाई फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेत को खूब अच्छी तरह तैयार करना है। सिंचाई वाले इलाकों में मिट्टी पलटने वाले जो हल है 1 जुताई और उसके बाद भाई देसी हल है 2 जुताइयाँ एक दूसरे के आर पार बिजाई से पहले जरूर करनी चाहिए। बिजाई का समय रहा है भाई आमतौर पर 25 जून से लेकर 10 जुलाई तक कर सका है और बरसात की फसल के लिए भाई बहुत बढ़िया रहेगा। बीज की मात्रा का जिक्र करें तो भाई बीज को बिखेर कर न बोएं। ज्वार के लिए 20 से 24 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपने लेना है। और भी सिंचाई अगेती फसल जिस तरह के जो मार्च से लेकर जून के लिए लगभग 5 सिंचाई करनी है, 1 से 2 सिंचाई बारिश के अनुसार। मानसून जून जुलाई में आ जाए तो भाई बोझ जाने वाली जो फसल है उसके लिए जरूरी है। तो ये तो जिक्र करें भाई हमने हरे चारे के लिए जो ज्वार की बिजाई है वो आप कर सका है। और भाई एक थोड़ी सी जानकारी भाई है ना और दे दें कि प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषि का आधुनिक समय में क्या महत्व है। भाई प्राकृतिक खेती के क्रम भाई आजकल देखा है सारे न्यू कहे हैं कि भाई जो धरती है उसको माता के रूप में ज़्यादा सम्मान दे हैं। भाई कई क्रम माता तो यदि मन है जब हम इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। प्राकृतिक रूप है भाई हमने खेती भी करनी है। और भाई अगर हम इसके महत्व का जिक्र करें तो आज की जो कृषि प्रणाली है उसमें जो कृषि के अंदर भाई ज़्यादातर देखा है रसायन का ज़्यादा प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसान भाई सारे जाना है कि भाई बगैर रसायन के खेती नहीं होती, पर भाई इसके दुष्परिणाम कई रूप में आज भी हमारे समाज के सामने आ रहे हैं। तो जैविक खेती के क्रम भाई एक प्रासंगिक विषय बन गया। जैविक और प्राकृतिक खेती का साधारण सा अर्थ है कि भाई प्रकृति तय तालमेल बैठा कर खेती बाड़ी बढ़िया करना। क्योंकि भाई जो पिछले लगभग 10-20 साल का जिक्र करें तो जो खेती रसायन पर लगातार प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं और इसका परिणाम स्वरूप न्यू देखा है कि जो भूमि है ना, जल और वायु के साथ साथ जो भाई हमारा पर्यावरण है वो भी बिगड़ता जा रहा है। पर भाई जैविक खेती की उपयोगिता न्यू समझ सके हैं कि इस तरह अगर हम जैविक खेती करेंगे तो कई बातों का न्यू फायदा रहेगा। एक तो जो शुद्ध वातावरण है या भाई जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो टिकाऊपन पर रहेगी। पानी की कमी जरूर होएगी क्योंकि भाई इसमें पानी की कम देना पड़ा है और भाई कम लागत है अधिक उत्पादन हो सका है। हानिकारक जो रसायन है उनसे मुक्त भोजन हमारे को मिल सका है। और भाई निर्यात बाजार के लिए जरूरी है कि अधिक विदेशी मुद्रा भी आय के रूप में हमें मिल सके, क्योंकि सारे न्यू चावा है कि भाई हम जब भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो प्राकृतिक है शुद्ध सभी शुद्ध मांगा है तो भाई सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। तो भाई आपने प्राकृतिक खेती करनी है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और इसी के लिए भाई कार्यक्रम किसान वाणी यही सब पर है। साले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।